नमस्कार, आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और मेरे हाथ में यह है 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र, पूरा का पूरा घोषणा पत्र इस वक्त मेरे हाथ में। 2024 के सियासी संग्राम के बीच कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया। क्या ये 2019 से अलग है? क्या कोई नया विजन पेश करने की कोशिश की गई है? जो वायदे किए गए हैं, क्या वो वादे इससे पहले किए गए थे या फिर इस घोषणा पत्र में कुछ नया है? किसानों के लिए क्या कुछ नया है? युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, महंगाई को लेकर, इन सबको कांग्रेस ने अपना चुनावी एजेंडा बनाया है। जनता को 48 पेज के अपने इस घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस 5 न्याय और 25 गारंटी देने का भरोसा दे रही है, जिस पर राजस्थान के चुरू से पीएम मोदी ने आज पलटवार भी किया। उन्होंने दावा किया कि हम घोषणा नहीं करते, घोषणा पत्र नहीं देते हैं, बल्कि संकल्प पत्र जारी करते हैं और उन संकल्पों को पूरा करके दिखाते हैं। जबकि कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि मोदी की गारंटी सिर्फ चुनावों तक होती है, उसके बाद सब कुछ सब भूल जाते हैं। जबकि हमारी पार्टी ने जो वादा किया वो करके दिखाया। फिर चाहे बात राजस्थान की हो या फिर कर्नाटक की हो, शायद ये बात बीजेपी को रास नहीं आया। इस पर सुधांशु त्रिवेदी ने जवाब दिया और आरोप लगाया कि कांग्रेस 55 साल अन्याय करने के बाद अब न्याय पत्र का नाम दे रही है, न्याय की गारंटी दे रही है। वहीं राहुल गांधी ने जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि उन्होंने कहा कि जनता के बीच जो मुद्दे हैं उनको घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। तो क्या कांग्रेस की जीत का रास्ता जन मुद्दों से साफ हो पाएगा? क्या वो जन मुद्दे हैं और इससे क्या जीत का विश्वास मिलेगा, जनता का विश्वास मिलेगा, या फिर मोदी के नाम पर ही मुहर लगेगी? इसी पर सबका हिसाब होगा में आज बड़ी डिबेट, बड़ी बहस, और क्या सवाल रहने वाले वो भी मैं आपको दिखाता हूं। सवाल नंबर 1, सबका हिसाब होगा में कांग्रेस के चुनावी वादों से क्या जनता पर असर होगा? जनता को अपनी तरफ कांग्रेस खींच पाएगी? जनता को मना पाएगी? खुद हाथ छोड़ रहे हैं कांग्रेसी, फिर कांग्रेस की गारंटी पर लोग यकीन कैसे करें? और घोषणा पत्र से कांग्रेस की गारंटी से क्या देश एंटी है इस घोषणा पत्र पर? इस पर बड़ी बहस। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। केंद्र की सत्ता के लिए सियासी संग्राम जारी है। जनता को लुभाने की कोशिश हो रही है, जिसे लेकर कांग्रेस ने आज घोषणा पत्र जारी कर दिया। आज हम ये घोषणा पत्र गरीबों के लिए हम अर्पित कर रहे हैं। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2024 के लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। वैसे कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर और किसानों को साधने की कोशिश की है। कांग्रेस की तरफ से भरोसा दिलाने की कोशिश की जा रही है। गारंटी दी जा रही कि सरकार में आएंगे तो अपने वायदों को पूरा करके दिखाएंगे। मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है, हमने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है, और हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी है। ये बात सही है कि जिन मुद्दों का शोर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा सुनाई दिया है, आज उन योजनाओं का घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें पहली बार कांग्रेस ने 30 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया। कांग्रेस ने पहली बार महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने का भरोसा किया है। कांग्रेस ने पहली बार किसानों को एमएसपी की गारंटी देने का वादा किया है, जिसमें स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के तहत कानूनी दर्जा देने की बात है। किसानों की कर्ज माफी की गारंटी है। किसान बीमा पर बदलाव कर 30 दिन में पैसा देने का भरोसा है। किसानों की फसलों को बाजार देने के लिए आयात निर्यात नीति बनाने की गारंटी है। वैसे कांग्रेस की इस घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के चुरू में तंज कसा। उन्होंने कहा, कुछ लोग घोषणा पत्र जारी करते हैं और हम संकल्प पत्र जारी करते हैं। भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल
घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। वैसे चुनाव के दौरान हर सियासी दल किसी न किसी पत्र के जरिए जनता से वादा तो करता ही है, उसको पूरा कौन करता है ये जनता जानती है। लेकिन कांग्रेस ने इस बार जन मुद्दों को घोषणा पत्र में शामिल किया है। जैसे कांग्रेस शासित राज्यों में महिलाओं के लिए महालक्ष्मी गारंटी योजना, गैस सिलेंडर के दाम घटाकर महंगाई से राहत देना, सरकारी परिवहन में महिलाओं को फ्री में सफर करने का मौका देना शामिल है। ऐसे में अब कांग्रेस की केंद्र की सत्ता में लौटने के लिए लोगों के हितों से जुड़ी योजनाओं की गारंटी दे रही है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस उनके हाथ में हैं, पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली उनके हाथ में है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ईसी, ये सारे के सारे बीजेपी के हाथ में है, बीजेपी के कंट्रोल में है। क्रिकेट मैच इज अ रिग्ड मैच। क्रिकेट मैच इज नॉट अ फेयर मैच। उसमें चाहे सोशल मीडिया की बात करें, आप हमारे नेताओं के, ऑपोजिशन नेताओं की सोशल मीडिया देख लीजिए, मेरा यूट्यूब देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर कंट्रोल्ड है, रिग्ड है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे। यही हम आपसे साफ बताना चाहते हैं कि जो हकीकत है और जो झूठ है उसका अंतर बहुत साफ है। तो कांग्रेस ने तब तक लोगों को भ्रमित करने में सफलता हासिल की जब तक मीडिया स्वतंत्र नहीं था, साक्षरता की दर कम थी, संचार के साधन बहुत प्रबल नहीं थे। मैं पुनः ये बात कहना चाहता हूं, जब भारत की साक्षरता दर 50% क्रॉस की है तब पहली बार हमारी सरकार बनी है। 75% पार कर रही है, तो हम भी 400 पार जाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब झूठ का मुकदमा चढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस ने घोषणा पत्र तो जारी कर दिया है, जिसमें राहुल विकास की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन इस गारंटी पर लोगों को कितना भरोसा होता है ये चुनावी नतीजों से पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुकेश त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर टीना कर्मवीर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, दीपक रंजन, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। इसके अलावा प्रेम कुमार जी जुड़ गए हमारे साथ, डॉक्टर विशाल मिश्रा हमारे साथ, प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत टीना जी आपसे कर रहे हैं। टीना जी, ये जो घोषणा पत्र है कांग्रेस पार्टी का, मोटी मोटी बातें क्या है जरा दर्शकों को बताइए। चूंकि आप स्पोक पर्सन है कांग्रेस पार्टी की, तो आप इस घोषणा पत्र के बारे में ब्रीफ करेंगे तो ज्यादा समझ में भी आएगा और ज्यादा ठीक भी रहेगा। टीना जी। जी देखिए, ये घोषणा पत्र ये सिर्फ घोषणा पत्र नहीं है। इसे आप ये देखिए, इस पे लिखा हुआ है न्याय पत्र। ये उन सब युवाओं के लिए जो संकल्प राहुल गांधी जी ने लिया है, उनको न्याय दिलाने के लिए ये घोषणा पत्र दिया है। और दूसरा, ये सिर्फ इसमें सिर्फ चुनावी वादे नहीं लिखे गए हैं, इनको पूरा भी किया जाएगा। ये सिर्फ मात्र जुमले, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो किए थे, सिर्फ जुमले, बाद में कह दिया था जुमले। कांग्रेस पार्टी जो वादे करती है उन वादों को पूरा भी करती है। चाहे आप पिछले हिमाचल के अंदर देख लीजिए, कर्नाटक के अंदर, जहां जहां हमारी सरकारें रही हैं, जो वादे हमने महिलाओं के लिए कहा 2000 रुपए अकाउंट में आएंगे, वो अकाउंट में हमने पहुंचाने का काम किया। इसमें हमने सबसे महत्वपूर्ण जो युवाओं के जो सपने देखते हैं, उन युवाओं के लिए 30 लाख जो सरकारी नौकरियां केंद्र सरकार में खाली पड़ी हैं, उनको भरने का हम ये वादा कर रहे हैं। और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम उन युवाओं को यकीन दिलाना चाहती हूं कि जो लगातार हम बार बार कहते हैं हाथ ही बदलेगा उन देश का भविष्य, ये पंजा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी आवाज जो है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी सुन सकती है, और कांग्रेस पार्टी ही जो तमाम युवा है उनके सपनों को पूरा कर सकती है। और इस घोषणा पत्र के माध्यम से उन महिलाओं को भी मैं संदेश देना चाहती हूं कि जिस तरीके से मनरेगा मजदूरी में आप देखेंगे, कोविड के समय में लगातार मनरेगा मजदूरों की साथ व्यवस्था किस तरीके से खराब हुई थी, लेकिन हमने इसमें कहा है कि हम 400 रुपए देने का काम करेंगे जी। और हम लगातार टीना जी, आपका 2019 का और 2024 का दोनों घोषणा पत्र मेरे पास है। 2024 का तो पूरा ये जो जितने 54 पन्नों का है ये पूरा है मेरे पास। इसके अलावा 2019 की जो बड़ी बात है वो भी मैं लेकर आया हूं, चूंकि मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने अलग क्या करने की कोशिश की है, लक्ष्य क्या अलग रखा है। जो पिछली घोषणा पत्र है उसकी बड़ी बातें क्या थी? आप गरीबों को न्याय दिलाने के लिए
72,000 रुपए सालाना आर्थिक मदद देना चाहते थे, जिसे बढ़ाकर 1 लाख कर रहे हैं। महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना मदद देने का वादा कर रहे हैं। 2019 में आप 22 लाख खाली जो पद थे जो रोजगार के लिए, उसको भरने का आपने वादा किया था। हिंसक भीड़ पर रोक, लोकसभा में नया कानून, इसके लिए आपने प्रॉमिस किया था। हिंसक भीड़ को आपने क्लैरिफाई नहीं किया था, खैर तो पुरानी बात हो गई। युवाओं को रोजगार की बात आपने इसमें भी कही थी, जीएसटी को आसान बनाने की बात इसमें भी कही थी। मनरेगा में 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिनों की रोजगार की गारंटी इसमें भी दी थी। ग्राम पंचायत में 10 लाख नौकरियों का वादा किया था। जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करने का वादा किया था, जो इस बार भी आपने कहा है कि आप कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की शिक्षा सरकारी स्कूलों में मुफ्त करेंगे और किसान कर्ज ना चुका पाए तो आपराधिक मामला नहीं होगा। इस बार आपने किसानों की ऋण माफी की बात की है। तो मैं ये समझने में थोड़ा सा फेल हो रहा हूं, और देखिए मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होती है, क्योंकि मैं खुल के बात करता हूं, दिल की बात कहता हूं। मैं ये समझने में थोड़ा सा नाकाम हो रहा हूं कि फर्क क्या है 2019 और 2024 के मैनिफेस्टो में, मोटा मोटी बताइएगा। जी देखिए, हम हमेशा कहते हैं काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी की काठ की हांडी 2 बार चढ़ गई है, लेकिन उसके बाद नहीं चढ़ने वाली है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो वादे उन्होंने किए थे, उन्होंने क्या पूरे किए? क्या 15 लाख आ गए क्या अकाउंट में? क्या जो 2 करोड़ 20 करोड़ नौकरियां मिल जानी चाहिए थी कायदे से, क्या वो मिल पाई जनता को? ठीक है, हमारा जो मैनिफेस्टो हमने जो पिछली बार जो जारी किया था, उसको जनता तक नहीं पहुंच पाया और जनता ने बीजेपी को वोट किया। लेकिन आप मुझे बताइए कि आज जनता जो है लगातार कांग्रेस की तरफ टकटकी लगाई देख रही है कि जो इनका मैनिफेस्टो, जो हम लोगों का कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, वही सही मायने में मैनिफेस्टो होता है, वही घोषणा ही नहीं होती है, वो सिर्फ वो न्याय पत्र है। इसलिए हमने न्याय पत्र नाम दिया है, क्योंकि कांग्रेस ने इससे पहले सरकार चलाई है और हमें पता है सरकारें कैसे चलाई जाती हैं। बीजेपी की तरह सिर्फ और सिर्फ अपने घर और पूंजीपतियों के घर नहीं भरे जाते। आप देखिए कि किस तरीके से आज हालात ऐसे हो गए हैं कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर अधिक अमीर होता जा रहा है। ऐसा क्यों? और ये भारत में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने एक ऐसी सरकार चुन ली थी। जनता यही कह रही है कि ऐसी कमल का फूल सबसे बड़ी भूल, उन्होंने कमल का फूल को चुन लिया था, लेकिन आज पंजे को चुनना चाहती है। क्यों चुनना चाहती है? क्योंकि जनता जो है कांग्रेस पे भरोसा जता रही है और लगातार हम पर विश्वास जता रही है। आज जब हमें घोषणा पत्र जारी कर रहे थे, जब हम ये न्याय पत्र जारी कर रहे थे, सारी देश की जनता हमारी तरफ देख रही थी। जी बिल्कुल ठीक बात आपकी। मैं जा रहा हूं मुकेश त्यागी जी के पास, इसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। दीपक जी, प्रेम कुमार जी और साथ ही साथ विशाल जी आपके पास भी आऊंगा। कुछ जो बातें हैं मुकेश त्यागी जी, बड़े गौर से सुनिएगा, बाकी मेहमान भी सुने। मैं इसमें पॉइंट आउट करना चाहता हूं जो इस बार का न्याय पत्र, जिसे कांग्रेस कह रही है, मैं न्याय पत्र ही बोलूंगा क्योंकि इसमें घोषणा पत्र नहीं लिखा हुआ, न्याय पत्र 2024 लिखा हुआ, तो न्याय पत्र ही मैं पढ़ूंगा। इसमें एक तो है एक राष्ट्र एक चुनाव स्वीकार नहीं है, दल बदल करने पर सदस्यता से स्वतः अयोग्यता की बात कही गई है, हिरासत में मौत और बुलडोजर न्याय की समाप्ति कर देंगे। क्या कहेंगे मुकेश जी? देखिए, मुझे तो एक शेर याद आ रहा है कि इनका वादा है पार लगाने का और साजिश है नाव डुबोने की। इनकी कथनी और करनी में इतना फर्क है कि 100 चुड़ैल खा करके बिल्ली हज को चली। इनका आप अतीत देख लीजिए, इनका पास देख लीजिए, किस प्रकार से हिंदुस्तान को कई दशकों तक दोहा है। और इनको आर्थिक जो अवनीति हुई है कांग्रेस की सरकार में, जब मिसेस गांधी ने नारा निकाला था गरीबी हटाओ, और एक तरीके से उन्होंने गरीबी तो हटा नहीं पाई, गरीबों को हटाने में उन कामयाब हुई। और इसी वजह से आज कांग्रेस की हालत हो गई कि 400 से ऊपर जाने वाली कांग्रेस आज 52 में सिमट के रह गई है। अगर इनको गंभीरता से लेते, जैसे अभी आपने कहा 2019 वाली बात, इन्होंने न्याय कहा था 72,000 रुपए देंगे, जो अभी 1 लाख रुपए बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा ओल्ड पेंशन स्कीम, आज के जो इनका जो घोषणा पत्र है उसके अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम को भी लेकर के चिदम्बरम जी ने बड़े विस्तार से बताया। जब उनसे पूछा कि आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम तो लगता है फेल होती जा रही है और आप क्या ओल्ड पेंशन स्कीम आगे देंगे, तो उनका था नहीं, एक कमीशन बैठ गया। क्योंकि आज हिमाचल प्रदेश की स्थिति आप देख लीजिए क्या हो गई है, 75,000 करोड़ का डेट है, और जो हिमाचल प्रदेश ने वहां पे उनको तनख्वाह देना बंद कर दी है, उनके जो भत्ते हैं वो देने बंद कर दिए हैं। तो कहने और करने में बहुत ही, तो आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी फेंक सकते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन मोदी जी ने जो है जमीन पे उतार के दिखाया है। 80 करोड़ लोगों के अनाज पहुंच रहा है, 6,000 रुपए पहुंच रहे हैं लोगों के अकाउंट के अंदर, जनधन अकाउंट खोल दिए, बिजली हाथ घर घर पे पहुंच रही है, पानी हर जगह पहुंच रहा है। तो विकसित
भारत में ले जाने का जो संकल्प है, वो इसीलिए वो कह रहे हैं संकल्प है, और कह रहे हैं नहीं, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। युवाओं को नौकरी दी आपने, तो अग्निवीर जैसी स्कीम लेकर आए। आप बताइए कितने युवाओं को नौकरी दी? एक एक करके टीना जी, एक एक करके मैं आ रहा हूं। टीना जी आपके पास आ रहा हूं। सबसे पहले चूंकि आपका न्याय पत्र आपने जारी किया, इसलिए सबसे पहले मैंने आपका रुख किया था, लेकिन 2-3 बातें जो मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा था। एक, जांच और खुफिया एजेंसियों की बेलगाम शक्तियों पर कमी करेंगे। एक बात और लिखी हुई है कि कांग्रेस की तरफ से कि हमारी सबसे बड़ी चिंता डर, धमकी और नफरत का मौजूदा माहौल है। पिछले 5 वर्षों से हर वर्ग के लोग भय में जी रहे हैं। लोगों को डराने धमकाने के लिए कानूनों और जांच एजेंसियों को हथियार बनाया गया है, और अपनी कथनी और करनी के माध्यम से भाजपा और उसके सहयोगियों ने विभिन्न धार्मिक, भाषा और जाति समूहों के लोगों के बीच नफरत फैलाई है। मुकेश त्यागी जी, ये सारी बातें देखिए, मैं तो पूरा मैनिफेस्टो पढ़ चुका हूं। आप लोग का पता नहीं आप लोगों ने कितना पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन ये मेन पॉइंट है। जांच एजेंसियों की बेलगाम शक्तियों को कम करेंगे, चिंता, डर, धमकी, नफरत के मौजूदा माहौल को खत्म करेंगे। एक और पॉइंट मैं बताता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट मुकेश त्यागी जी, इसके बाद आप रिएक्ट कीजिएगा, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। कांग्रेस जमानत के संदर्भ में कानून बनाने का वादा करती है, जो इस आशय को पुनः स्पष्ट करेगा कि सभी आपराधिक कानूनों में जमानत नियम और जेल अपवाद है। क्या मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए यह मैनिफेस्टो तैयार किया गया है, या फिर विपक्ष को बचाने के लिए भी इस मैनिफेस्टो में कुछ वायदे किए गए हैं? मुकेश जी, इसको संक्षिप्त में ये एक लाइन में बता सकते थे कि हम तमाम भ्रष्टाचारियों को बचाने का संकल्प लेते हैं कि जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होगी, उनको रेड कार्पेट वेलकम मिलेगा, क्योंकि इनकी जो लेगेसी है वो करप्शन की है। जिस तरह से 10 साल के कार्यकाल में मैं आ रहा हूं टीना जी, मैं आ रहा हूं काउंटर के लिए, मैं आ रहा हूं। एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं आ रहा हूं काउंटर के लिए, आ रहा हूं मैं काउंटर के लिए आ रहा हूं। मुकेश त्यागी जी और टीना जी को स्क्रीन पे लीजिए जल्दी से। मुकेश जी, 9 मेगा स्कैम कर चुके हैं, मेगा स्कैम। CWG उसका इतिहास बहुत बड़ा है, बहुत समय लग जाएगा। कोर गेट, तमाम प्रकार की जो है भ्रष्टाचार से भरा पड़ा था उत्तर प्रदेश यूपीए सरकार। अब आप देख लीजिए, ये बात करते हैं कि हम जो है, इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति में जिस तरह से शाहबानों के केस को लेकर के उनके मेंटेनेंस को जो कानून लेकर के आए, कानून का जामा पहनाया, उस बेचारी बूढ़ी महिला जो 80 साल की 75 साल की थी, उसको 150 रुपए से महरूम किया। तो ये तो इनका तुष्टीकरण का वो है। ये सेकुलरिज्म कौन लेके आया? 1976 में भारतीय संविधान के अंदर 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से। ठीक है, मैं टीना जी से जवाब ले रहा हूं, उसके बाद में प्रेम कुमार जी आपके पास। भारत की जो समता है उसको बिगाड़ने का काम इन्होंने किया है। आज खबर आ रही है, डिवाइड कांग्रेस ने किया है। ठीक है, टीना जी आंसर कर रही, काउंटर दे रही। रामेश्वर कैफे ब्लास्ट में सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ, रामेश्वर कैफे ब्लास्ट में किसके कार्यकर्ता पकड़े गए हैं? बीजेपी के कार्यकर्ता। इनके कार्यकर्ता, चाहे IIT BHU ले लीजिए या तमाम ब्रिजभूषण से लेके सारे इनके नेता ही पाए जाते हैं जो कि इन सब चीजों में इंडल्ज होते हैं, आतंकवादी घटनाओं में हो चाहे किसी पर हिंसा करने के लिए। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, आप लोगों ने कहा कि डर, धमकी और पार्टी में PM केयर फंड की भी जांच होगी। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर सबसे पहले आप बताइए, निर्मला सीतारमण के पतिदेव ने क्या कहा कि महा घोटाला हुआ है दुनिया में, सबसे बड़ा घोटाला। तो देश का प्रधानमंत्री सबसे भ्रष्ट है, उनके ऊपर आप जांच कराएंगे, आप आए तो जांच कराएंगे। मैं प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूं। भ्रष्ट और कायर डरपोक प्रधानमंत्री जिसने जीरो कॉन्फ्रेंस करी, एक सवाल का जवाब नहीं देते। आइए ना, सवाल का जवाब दीजिए कि क्यों आपने इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर। ठीक है, मैं पहले विशाल जी के पास जा रहा हूं जवाब लेने के लिए, उसके बाद प्रेम कुमार जी आपके पास आ रहा हूं। विशाल मिश्रा जी। जी विवेक जी, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? अब देखिए विवेक जी, जो भी न्याय पत्र है और जो कुछ भी आपने अभी तक पढ़ा, जितना मैं सुन पाया जी, कि कुछ स्कीमें हैं, कुछ 1 लाख रुपए तक शायद देने की बात है, तो बस मैं दो चार नहीं, मैं आप अगर बोलेंगे, मैं दर्शकों को भी एक बार फिर से दोबारा क्लियर कर दूंगा। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, मैंने सुना है। हाँ। तो अब जब 1 लाख रुपए देने की बात की गई है न्याय पत्र में, और शायद 2019 में 72,000 रुपए थे जी, तो मैं पूछना चाहता हूँ, जहां जहां पर राज्यों में ही इनकी सरकार थी, पूछिए ना कि पिछले 5 जब इनकी सरकार थी तो कितने रुपए दिए गए। पहली बात। दूसरी बात, अभी आपने बताया कि किसानों के कर्ज माफी की बात की गई है जी, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनसे पूछिए कि जब वो ठोक के कहा जा रहा था विधानसभा चुनाव में कि मेरी सरकार बनने के 10 दिनों के अंदर 5 साल बीत गए, विशाल जी के साथ प्रेम कुमार जी को स्क्रीन पर लाइएगा। विशाल जी, हाँ बोलिए। बदल गई विवेक जी, सरकार भी बदल गई जी, कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ?
फिर मैंने उसमें सुना कि वो दलित आदिवासी के लिए बहुत बढ़ चढ़कर काम किया जाएगा। तो जी। अभी जब राष्ट्रपति का चुनाव था तो किस प्रकार की टिप्पणी आ रही थी, उसके स्क्रीनशॉट भी मौजूद हैं, वो चीजें सोशल मीडिया में है। और आज ये बात कही जा रही है कि 136 मतलब सोचिए कि जो लगभग 139 वर्ष पुरानी पार्टी है और आजादी के बाद लगभग 4 दशक तक, और अगर टोटल देखा जाए तो लगभग 60 वर्षों तक जिनकी सरकार रही हो, वो अब कहते हैं कि हमें अब दो, अब हम आएंगे तो अब ऐसा करेंगे। हम मैं पूछना चाहता हूं, किसने रोका था आपको आयुष्मान भारत लाने से? किसने रोका था आपको करोड़ों घरों को नल से पानी देने से? आपको किसने रोका था गरीबों के सिर पर छत लाने से? आपको किसने रोका था हमारी महिलाओं बेटियों को खुले में शौच से मुक्ति जो है दिलाने के लिए कि जो है ना मुक्ति दिलाई जाए? आपको किसने रोका था कि महिलाओं को आरक्षण न दिया जाए? किसने रोका था कि महिलाओं को जहरीले धुएं से मुक्ति ना दिलाई जाए? किसने रोका था कि नई शिक्षा नीति ना लाई जाए? आपको किसने रोका था कि धारा 370 ना खत्म किया जाए? आपको किसने रोका था कि जीएसटी ना लागू किया जाए? आपको किसने रोका था कि की जो है अब कहा जा रहा है कि एमएसपी हम लेकर आएंगे, लीगलाइज करेंगे? मैं पूछता हूँ 2019 के घोषणा पत्र में क्यों नहीं था? जरा पूछिए ना। और अभी आप बता रहे थे कि जांच एजेंसियों की शक्तियों को कम किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं अभी जो चल रहा है कि जो है एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा, जीरो टॉलरेंस, और दूसरी तरफ एक वो सभी के सभी जिनके ऊपर केसेस चल चुके हैं या चल रहे हैं, वो सब मिलकर एक की जो है लोगों को बचाया जाए। तो देखिए, सबने देखा है कि किस तरीके से न्याय, आप कह रहे हैं वो न्याय पत्र है, तो मैं पूछता हूँ युवाओं के साथ कितना न्याय हुआ था? आप रोजगार की बात अभी मैं कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता से सुन रहा था, और मैं कहता हूँ जहां पर राज्यों में अभी आपकी सरकार थी, कितना रोजगार दिया? और 60 वर्षों में आपने कितना रोजगार दिया? युवाओं के साथ कितना न्याय किया? कितने योग्यता की क्षमता के साथ न्याय किया? कितने सामाजिक न्याय की बात की? कितने सैन्य क्षमता के साथ न्याय किया? कितने भारत के सांस्कृतिक गौरव के साथ न्याय किया? बताइए ना। ठीक है, लेकिन विशाल जी, भगवान पिछले 10 साल को लेकर, आप राम मंदिर की भी बात कर रहे हैं, मैं जान रहा हूं, लेकिन पिछले 10 साल को लेकर जो आरोप कांग्रेस के हैं, मैं उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, क्योंकि पूरा मैनिफेस्टो उसी पर बेस्ड है। एक और बात जो लिखी गई है वो ये है कि भाई अर्थव्यवस्था संकट में है। हालांकि इस बात को भी मेंशन किया गया है इस मैनिफेस्टो में कि इस दावे के बावजूद कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमारी विकास दर 2004-14 की यूपीए की अवधि के दौरान 6.7% थी, जो 2014-24 के दौरान 5.9 एवरेज रही है। लेकिन हमें 2 साल कोविड का भी ध्यान में रखना होगा, जब माइनस में हमारी जीडीपी गई थी, और हमारी नहीं पूरी दुनिया की गई थी। खैर, प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूं। प्रेम कुमार जी, इस मैनिफेस्टो को देखकर क्या आपको ऐसा लगता है कि ये मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में जो मेजर डिसीजंस लिए गए हैं, उन डिसीजंस को काउंटर करते हुए ये मैनिफेस्टो दिया गया है? चाहे वो जांच एजेंसियों की शक्तियों को कम करने वाली बात हो, 10% ईडब्ल्यूएस तो अभी भी है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण 10% तो अभी भी है, इसके अलावा जो और बाकी बातें, बुलडोजर न्याय एक बड़ा टर्म इसमें डाला गया है, बुलडोजर न्याय की समाप्ति होगी। प्रेम कुमार जी। जी विवेक जी, जो भी घोषणा पत्र होता है राजनीतिक दल का, तो वो आने वाले समय के लिए होता है, मार्गदर्शक होता है, और उसमें अनुभव भी जुड़े होते हैं। इसमें किसान आंदोलन का अनुभव भी है कि एमएसपी जुड़ा, इसमें बुलडोजर का जो दुरुपयोग हुआ है, सेलेक्टिवनेस आया है, उसका भी अनुभव जुड़ा है, वो भी नहीं होने देंगे। इसमें दल बदल विधेयक को लेकर के जो खरीद फरोख्त सरकारें गिराई गई हैं, उसका भी अनुभव जुड़ा है कि वो भी सुधार करेंगे। ये सारे अनुभव हैं। और कुछ समय पहले जितने सवाल विशाल मिश्रा जी पूछ रहे थे कि किसने रोका इस सरकार को ये करने से, यही सवाल अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी 3 सरकार रही थी। किसने रोका था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में इन चीज़ों को लागू करने से? इस तरीके से अगर सवाल पूछे जाए, अभी त्यागी जी भी कह रहे थे कि कांग्रेस के शासनकाल में कुछ नहीं हुआ और इस तरह की बातें, तो सबसे ज़्यादा तो कांग्रेस को ही जनता ने पसंद किया, सबसे ज़्यादा तो कांग्रेस को ही सरकार में लाया। तो बात यह है कि जो घोषणा पत्र पर बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है विवेक जी जानते हैं? इंपॉर्टेंट ये हो रहा है, हर बार जिन कारणों से भी बीजेपी के नेता लगातार कांग्रेस पर हमला करते हैं, और इस बार डिफरेंट हो गया है। घोषणा पत्र चूंकि एक पॉजिटिव बात होती है, तो वो जितना हमला कर रहे हैं घोषणा पत्र, उतना ज्यादा जनता के बीच पॉपुलर हो रहा है। यानी कांग्रेस के घोषणा पत्र को पॉपुलर बनाने का काम बीजेपी के नेता कर रहे हैं। कांग्रेस को तो थैंक यू बोलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आइए इसी पर बात कीजिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर। जी ठीक है।
आप कह रहे हैं कि भाई घोषणा पत्र भविष्य के आशंकाओं को और भविष्य की चीजों को ध्यान में रखकर। टीना जी मैं आ रहा हूं, दीपक जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। दीपक जी क्या आपका समर्थन है, आप लोग अलायंस में हैं इस घोषणा पत्र को, और घोषणा पत्र क्या देखकर आपको क्या लग रहा है कि ये खासकर बीजेपी स्पेसिफिक घोषणा पत्र तो नहीं बनाया गया बीजेपी को टारगेट करते हुए, केंद्र सरकार को टारगेट करते हुए? जन भावनाओं को अगर इसमें बात करें तो रोजगार महंगाई की बात है, लेकिन जिन मुद्दों को मैंने यहां पर फोकस में रखा उससे ऐसा लगता है कि पिछले 10 साल की सरकार को टारगेट करते हुए एक न्याय पत्र दिया गया यहां पर। देखिए विवेक जी, हमारे इंडिया ब्लॉक के अलायंस पार्टनर, आज कांग्रेस पार्टी का जो न्याय पत्र आया या यूं कहीं मैनिफेस्टो आया या घोषणा पत्र आया, उसके लिए मैं उनको इतने जानदार, शानदार और दमदार न्याय पत्र के लिए, घोषणा पत्र के लिए मैं उनको बधाई देता हूं। देखिए अभी आपने कहा कि 2019 में घोषणा पत्र आया था, मैनिफेस्टो आया था कांग्रेस पार्टी का, ठीक है, हमारी सरकार नहीं आ पाई। देखिए विवेक जी, बड़ी गंभीर बात मैं कह रहा हूं कि देखिए जो भी पार्टियां होती हैं वो घोषणा पत्र जो भी लागू करती हैं या जो भी जारी करती हैं वो जनहित को देखते हुए जनता के लिए ही होती हैं, कोई अपने पार्टी के लिए या व्यक्तिगत के लिए नहीं होती हैं। और जो भी सरकार आती है तो उनको कम से कम, अगर मान लीजिए ठीक है विपक्ष में थे, अगर आप हेल्दी विपक्ष कहते हो, सरकार देखिए अच्छी मजबूत तभी होती है जब विपक्ष भी हेल्दी हो। आप विपक्ष का जो मैनिफेस्टो था, ठीक है 72,000 रुपए के लिए हमने कहा, मैं तो समझता हूं कि 5 साल में महंगाई 1 लाख या 1.5 लाख भी अगर हम दे दें तो कम हो गई। अगर आप उस रेशियो से निकालिए, ठीक है 72,000 रुपये उन्होंने महिलाओं के लिए कहा था, बीजेपी ने क्यों नहीं दे दिया? उसमें क्या बुराई थी? अगर उसमें किसानों के लिए एमएसपी की बात थी, अगर उसमें बेरोजगारों को रोजगार देने की बात थी, तो उसमें क्या गलत बात थी? क्या गलत बात कह दी थी? ठीक है आप सरकार में आए थे, हम सरकार में नहीं आ पाए थे, इसलिए हम अपने मैनिफेस्टो को इंप्लीमेंट नहीं करा पाए। ये जो मैनिफेस्टो आया है, ये मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपका जो भी संकल्प पत्र हो या आपका जो भी घोषणा पत्र हो, आप उसको फ्लोर पर लेकर के आओ। जब इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से हम लोग एक एक करके जो भी आपके मैनिफेस्टो में जनहित की चीजें होंगी, हम लोग उसको एक एक करके उसको अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। और देखिए आज इनके मैनिफेस्टो में या न्याय पत्र में एक सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि 365 दिन में अगर आप छुट्टियां, हॉलीडेज निकाल दीजिए तो इस घोषणा पत्र में है कि कम से कम 100 दिन जो है संसद सत्र चलेगा, जिसमें लोगों की बातें आएंगी, एंटी डिफॉर्मेशन नहीं होगा। ये नहीं होगा कि लोगों को बिना किसी बात सुने आप सीधे उनको सस्पेंड कर दीजिए। आदमी राज्यसभा या विपक्ष का राज्यसभा या विपक्ष का लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो अपनी बात ना रख पाए, राज्यसभा के मेंबर अपनी बात ना रख पाए। दीपक जी सवाल तो ये है ना कि समाजवादी, जब पिछली बार गठबंधन ने, यूपीए ने मैनिफेस्टो दिया तो 303 सीटें आ गई, इस बार कमोबेश वही मैनिफेस्टो रिपीट होता नजर आ रहा है, तो क्या इस बार लोग भरोसा कर पाएंगे? दीपक जी देखिए इन्होंने जो जुमलेबाजी की थी, इन्होंने जुमला दिया था 2 करोड़ लोगों का, इनको 80 करोड़ लोगों को इनको जो है मुफ्त राशन नहीं देना पड़ता। अगर ये 2 करोड़ ने 1 करोड़ लोगों को अगर ये रोजगार दे दिए होते, हम देखिए हम जब आएंगे तो रोजगार के साथ साथ उनको स्वावलंबी बनाएंगे। अगर आप उनको रोजगार देंगे तो एक व्यक्ति अगर परिवार में रोजगार पाएगा तो कम से कम 5 लोगों का पालन पोषण करेगा। सिर्फ राशन से आप पेट तो भर लेंगे, लेकिन अपने बच्चे को आप पढ़ाएंगे कहां से? अपने बच्चे का तन आप कहां से ढकेंगे? अपना तन आप कहां से ढकेंगे? अगर आपने रोजगार दे दिया होता तो एक आदमी अगर रोजगार पाता तो कम से कम 5 लोगों का परिवार पालता। अगर आप 10 करोड़ लोग, हम कह रहे हैं आपने 2 करोड़ का आपने वादा किया था, मैं कहूं चलिए उसको जस्ट हाफ कर दीजिए, आप उसको 1 करोड़ कर दिए। 10 साल से थे आप, 10 साल में अगर आपने 10 करोड़ लोगों को अगर आपने रोजगार दे दिया होता तो कम से कम 10 करोड़ इनको 5 कर लिए 50 करोड़ लोग जो है स्वावलंबी हो जाते हैं, नहीं हो जाते लोग अपने। अच्छा देखिए आज की तारीख में जिस तरीके से हिंदुस्तान में इलिटरेसी दर बढ़ रही है, अगर लोग लिटरेट होंगे, मान लीजिए ठीक है आप राशन दे रहे हैं उनको, 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन से अपना पेट तो भर ले रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे कहां से? अपना तन कैसे ढकेंगे? खुदा ना खास्ता अगर किसी को कोई बीमार पड़ जाए तो उसकी दवाई की व्यवस्था कहां से होगी? लोगों को स्किलफुल बनाया जाना चाहिए और रोजगार दिया जाना चाहिए। लेकिन दीपक जी इस मैनिफेस्टो में भी तो 1 लाख रुपए देने की बात की गई है, स्वावलंबी कैसे बनेंगे लोग अगर आप 1 लाख रुपए हाथ में दे देंगे तो? देखिए आज मैं आपसे बता दूं, आज महंगाई की मार अगर सबसे ज्यादा कोई झेल रहा है विवेक जी तो घर की महिलाएं झेल रही हैं। हम जो उनको आज से 10 साल पहले जितना देते थे घर चलाने के, उसमें कोई इजाफा नहीं किया हमने। हम उनसे जब घर जाते हैं और बोलते हैं कि जब 2 सब्जी की बजाय 1 सब्जी मिलती है, जो हमको सलाद नहीं मिलता है ना, तो हम धीरे से थाली खिसका देते हैं। और हमारे घर की महिला किस तरीके से अपना पेट काट करके अपने
शौक को मार करके किस तरीके से हमारा पेट पालती है हम ही जान सकते हैं। अगर उस महिला को अगर मिल जाएगा 1 लाख रुपया तो अपने परिवार में अपनी चीजों में किस तरीके से उसको सहूलियत मिलेगी, आप इस पर भी तो आप आधी आबादी आप कह रहे हैं कि जन मुद्दों के आधार पर मैनिफेस्टो तैयार किया गया। मैं मुकेश त्यागी जी के पास आ रहा हूं। ठीक है दीपक जी, वापस आ रहा हूं। मुकेश त्यागी जी, कलेक्टिवली आप जो आरोप अभी मैं इसके बाद टीना जी आपके पास आ रहा हूं, जो बात दीपक जी ने कही, जो बात प्रेम कुमार जी ने कही, उस पर आपका जवाब। देखिए, जवाब तो यही है कि पूरा जो इनका जो न्याय घोषणा निकली है वो अन्याय से भरी पड़ी, क्योंकि इनके जितने भी कार्यकलाप हैं वो बिल्कुल विरोधाभास हैं। जिस प्रकार से अभी बोला कि फॉर्म वेवर्स इन्होंने किए, क्या वेवर्स कहते हैं 1 2 3 4 10 दिन होंगे और फॉर्म वेवर हो जाएंगे जी। इनकी ओल्ड पेंशन स्कीम असफल हो चुकी है, तो ये लुभावने सपने देने में माहिर है। लेकिन जमीन पे जब उतर के आती है तो तभी अंतोगत्वा यही हुआ कि इन्होंने राजस्थान में इनका चुनाव हारे, मध्य प्रदेश में चुनाव हारे, छत्तीसगढ़ जो इनका बहुत बड़ा गढ़ था वहां पे चुनाव हारे, क्योंकि जनता ने इनको देख लिया, इनको मौका दिया और इन्होंने मौके पर कोई चौका लगा नहीं पाए, 0 पे आउट हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी का लगातार ग्राफ क्यों बढ़ता जा रहा है, क्यों 303 हुए 2014 में? चलिए मैं समझ सकता था कि एंटी इनकम्बेंसी हो सकती थी यूपीए सरकार के खिलाफ, लेकिन 2019 में तो प्रो इनकम्बेंसी थी, तभी तो 303 बने। तो इस और अब 2024 के चुनाव में भी मैं आपको बता रहा हूं कि इस कदर पूरे देश के अंदर हवा चल रही है कि सब लोग मोदी 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 कह करके गले सूखे जा रहे हैं लोग, क्योंकि कांग्रेस के चरित्र को और जो और भी विपक्षी नेता हैं, मुकेश जी एक सेकंड बस, एक सेकंड में खत्म कर रहा हूं। इनके जो सिद्धांत हैं वो बिल्कुल शून्य है। ऐसे ऐसे चोरों के साथ बैठे हुए लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता, 17 साल सजा काट चुके हैं, उनके सरमौर हो रहे हैं। आप पार्टी आप देख लीजिए भ्रष्टाचार में भरे पड़े हैं, तो जनता इनको कैसे गंभीरता से लेगी? इनके विश्वसनीयता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है। कहीं से भी तो मैनिफेस्टो में जो लाइनें जी मुकेश जी आपको इस पर भी जवाब देना चाहिए। मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी विपक्ष की पार्टी है, जो बातें कह रही कि सबसे बड़ी चिंता डर, धमकी और नफरत का मौजूदा माहौल है। पिछले 5 साल से हर वर्ग के लोग डर में जी रहे हैं, लोगों को डराने धमकाने के लिए कानूनों और जांच एजेंसी को हथियार बनाया गया है। देखिए, इनको कहने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। वही है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई इज ए केस्ड पैरेट, और इनके जो लॉ मिनिस्टर थे अश्विनी कुमार जी सीबीआई के हलफनामे को वेट कर रहे थे, उसको ठीक कर रहे थे। तो ये तो भ्रष्टाचार में और इंस्टीट्यूशंस को क्रश करने में कॉफे पौसा कौन लेके आया था? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। मुकेश जी को टीना जी को वर्सेस के विंडो में एक स्क्रीन पर लेकर आएगा। मुकेश जी पूरा कीजिए। हाँ, कौन इमरजेंसी में कौन लेकर आया था? राम के कर सेवक पे गोलियां किसने चलवाई थी? किसने कहा था कि राम काल्पनिक है? अरे आप हिंदू राष्ट्र के अंदर लेकर के हिंदुओं को गाली सुबह शाम दिन रात निकालते हैं, और अगर आपने किसी माइनॉरिटी ऊपर एक वर्ड कह दिया तो आप सेकुलर नहीं है, आप एंटी सेकुलर है। तो ये जो एक प्रकार का बायस है, मैं समझता हूं कि मोदी जी उस बैलेंस को रिस्टोर कर रहे हैं जो इस देश के लिए न्याय संगत है। और इन लोगों ने जो है अपनी वोट बनाने के लिए ऐसे ऐसे काम किए हैं कि बस हमारा पुत्र मोह बना रहे, हमारा डायनेस्टी रूल चलता रहे, हमारे परिवार को ही पावर मिलती रहे। उधर वो जा रहे थे लालू जी, वो अपनी पत्नी को पावर देके चले गए। अभी जो है केजरीवाल जी, वो अपनी पत्नी को पावर देने के चक्कर में है। सोरेन जी वो भी अपने पत्नी को चीफ मिनिस्टर बनाने। अरे आप इस प्रकार से कौन सा आपका ऐसा सिद्धांत है जो कि देश के प्रति? टीना जी के पास मोदी जी तो कह रहे थे कि ताप बर्दाश्त नहीं होता उनको। जी देखिए, मोदी जी कह रहे थे कि भ्रष्टाचारियों वो ताप बर्दाश्त नहीं करते। फिर अजीत पवार का कैसे उन्होंने ताप बर्दाश्त कर लिया? और कोयला चोर, जिसे ये जिंदल जी को कोयला चोर कह रहे थे, उनका ताप कैसे बर्दाश्त हो जाता है? तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी तो मोदी जी अपने आसपास ही रखते हैं। उनको ताप बहुत पसंद है कि अपने आसपास में भ्रष्टाचारियों को रखूंगा साथ में, और फिर इस बात का ढंडोरा पीटूंगा कि मैं भ्रष्टाचारी को पसंद नहीं करता हूं। अरे साहब, जब आप भ्रष्टाचार पर बात करते हैं ना, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब आकर बोलते हैं तो लोग हंसते हैं उनके ऊपर कि ये भ्रष्टाचारियों पर बात करेंगे। आज भी अगर हम कह रहे हैं कि पीएम केयर फंड की भी जांच हो जाए तो मोदी जी को अगर कोई और देश में होते तो अब तक जेल में बैठा दिया गया होता। लेकिन खैर, अब तो इन्होंने लोकतंत्र का पूरी तरीके से गला घोट दिया है। तो हम ये जो न्याय पत्र है, ये संविधान को बचाने के लिए लोकतंत्र का जिस तरीके से गला घोटा जा रहा है, रमेश बुद्धेड़ी को भूल गए जो संसद के अंदर गला फाड़ फाड़ कर किस तरीके से एक मुस्लिम सांसद को भद्दी भद्दी टिप्पणी गालियां देने का काम कर रहे थे। किसने मणिपुर में महिला के साथ जिस तरीके से नग्न करके परेड किया गया, क्या महिलाओं के लिए मोदी जी ने बोला? इस समय हालात ऐसे हो रहे हैं इस देश के अंदर कि माहौल
एकदम डर का माहौल। बिल्कुल हमने एक ऐसा घोषणा पत्र दिया है जिसमें मुंबई से लेकर माफी चाहती हूँ, मणिपुर से लेकर मुंबई तक, लगातार कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सारे लोगों की समस्याओं को, और मणिपुर से लेकर गुजरात तक सारी समस्याओं को आप हल कर देंगे, न्याय देने का काम किया है। एक जो कॉन्ट्राडिक्टरी मुझे लग रहा है टीना जी, मैं इस पर कांग्रेस पार्टी का जवाब चाहूंगा, आपका जवाब चाहूंगा। पेज नंबर 5 का लास्ट पैरा अगर आप पढ़ेंगे, एक तो आपने कहा है कि आप जातिगत जनगणना कराएंगे, ठीक बात है। अगर मैं इस मैनिफेस्टो को सही समझ पा रहा हूं तो आप लोगों ने ये वादा किया है कि आप जातिगत जनगणना कराएंगे, सामाजिक न्याय दिलवाएंगे। पेज नंबर 5 के लास्ट पैरा में लिखा हुआ है, कांग्रेस आपसे अपील करती है कि आप धर्म, भाषा और जाति से परे उठकर समझदारी से चुनाव करें। तो क्या ये दोनों बातें कैसे लेकर आ रहे हैं आप लोग? जी टीना जी। जी, एक तो आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक सवाल का विशाल जी से जरूर कहना चाहती हूँ, जो ये बार-बार ये कह रहे थे कि भाई कांग्रेस ने क्यों नहीं किया। बोलिए प्लीज। नहीं, हाँ, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने क्यों नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया। जो 30 लाख जो नौकरियां केंद्र सरकार में खाली हैं, साहब मैं इनको बता दूं, मनमोहन जी की सरकार के समय जिन लोगों को रिटायरमेंट हो गया, वो पद खाली पड़े हुए हैं आज तक भी। मोदी जी से कब सवाल पूछेंगे कि क्यों नहीं भरे वो पद? इसीलिए वो पद लगातार खाली हैं। वो 30 लाख पद भरने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी सत्ता में आने के बाद। आपने जो सवाल पूछा जाति जनगणना का, देखिए सबसे ज्यादा पेट में दर्द किसको हो रहा है? बीजेपी को पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री कहेंगे कि मैं ओबीसी समाज से हूं, लेकिन जब कांग्रेस जाति जनगणना की बात करती है तो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। नहीं, इसी मैनिफेस्टो में टीना जी आप लिखते हैं कि धर्म, भाषा और जाति से ऊपर उठकर, टीना जी इसी मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है धर्म, भाषा और जाति से ऊपर उठकर समझदारी से चुनाव करें। बिल्कुल, क्योंकि ये भी एक विक्टिम कार्ड खेलना है कि मैं ओबीसी समाज से हूं, मुझे वोट दो। ये क्या तरीका हुआ? ये देश के प्रधानमंत्री ने परंपरा शुरू की कि जाति के नाम पर वोट मांगने का काम तो देश के प्रधानमंत्री ने किया था कि मुझे ओबीसी हूं, मेरी जाति का। ठीक है, विशाल मिश्रा जी। जी विवेक जी, मैं सम्मानित प्रवक्ता से बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि क्या मुझे बता सकते हैं कि 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आने से पहले बेरोजगारी की दर क्या थी और आज कितनी है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 2014 से पहले कुल कितने स्टार्टअप थे और आज कितने स्टार्टअप हैं? क्या आप हमें बता सकते हैं 2014 के पहले उन स्टार्टअप के द्वारा कितने पेटेंट कराए गए थे और कितने लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार मिला था और आज की क्या स्थिति है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर आपकी सरकार थी, बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं, वही तो मैं पूछा था इसके पहले, जहां जहां पर आपकी 3 राज्यों में सरकारें थी और अभी 2 में है, वहां पर कितने लोगों को रोजगार दिया गया? मैं बता देता हूं, आप डाटा जाकर उठाकर देख लिया। आईएलओ ने कहा है, आईएलओ की रिपोर्ट पढ़िए जाकर। आईएलओ की रिपोर्ट पढ़ी या नहीं पढ़ी है? पढ़े लिख कर सवाल पूछिए कीजिए। कितने स्टार्टअप पहले पढ़ लीजिए, पहले इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पढ़िए, आईएलओ की रिपोर्ट पढ़िए, फिर सवाल पूछिए। लगातार कांग्रेस पर ही टारगेट करते रहिए, कांग्रेस पर ही खींचाखींची करते रहिए। पूछिए ना मोदी सरकार ने कितनी नौकरियां दी है? पहले केवल 300 स्टार्टअप थे और आज की डेट में 1.25 लाख, 1.25 लाख स्टार्टअप है, 300 गुना, जिन्होंने 12,000 पेटेंट करवाया है और 10 यूनिकॉर्न। स्वावलंबी बनाने की बात जो की जा रही है, ये स्वावलंबी बनाने की बात होती है। हाथ में पैसा दे देना स्वावलंबी नहीं बनाता है। पूरी की पूरी पीढ़ी का आगे विकास करना होता है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में लाने की बात की जाती है। तुष्टिकरण से काम नहीं होता, यहाँ पर संतुष्टिकरण की बात हो रही है। ये बात मैं बताना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कितने एम्स थे, कितने IITs थे, पर डे कितने किलोमीटर सड़क बनती थी, इसका डाटा रखिए। आज की बताइए तो संसद में डाटा दिया है, आप जवाब दीजिए। आरटीआई से सवाल पूछा गया था, संसद में सवाल पूछा गया है, एक भी नहीं बनाई 2014 से लेकर अब तक। कश्मीर से लेकर 2014 से लेकर बताइए कितने बना दिए? आप पूछिए। उसी मणिपुर आरटीआई की रिपोर्ट देश के प्रधानमंत्री खुले मन से बताते हैं दरभंगा का एम्स चालू हो गया, दरभंगा का एम्स चालू हो गया। जब उसी तरह के हिसाब का विकास है, आप उसी तरह के हिसाब लोग विकास दीपक जी आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। आपने बताया कि दरभंगा सड़कों पर दीपक जी वेट कीजिएगा थोड़ा सा। नहीं सुनिएगा विवेक जी, मैं तो यही बात कह रहा हूँ ना कि दरभंगा में तो इलाज चल रहा है एम्स का। तो जब प्रधानमंत्री जी मणिपुर में के मसले पर जवाब देने के लिए खड़े होते हैं प्रस्ताव पर, तब आप बाइकाट कर देते हैं। और मणिपुर के लिए आप राज्य के विरुद्ध में कितने दिन सड़कों पर आए, कितने दिन आपने रैली की, इसका
कोई उत्तर है? क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री जी चाहिए मणिपुर? ना, चुनाव लड़ लीजिए मणिपुर से। प्रधानमंत्री जी मणिपुर क्यों नहीं मणिपुर से गए? चुनाव लड़ लेते। पर बात करिए, हम तो तथ्यों पर मणिपुर बात क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री जी? दिखा देते। तथ्यों पर एक बात प्रदेश कैसे संभाल नहीं रहा, जीतते देश हुए संभालने की बात कर रहे हैं। चुनाव एक लड़ प्रदेश लेंगे। संभाल नहीं ठीक पाए, है, छोटा देखिए, सा प्रदेश, मैं- मणिपुर जैसा प्रदेश संभाल नहीं पाए, देश संभालने की बात मैं कर रहे एक एक मुद्दों पर आ हैं। रहा एक हूं। प्रदेश जो बहन मैनिफेस्टो बेटियों में के उल्लेख है, अस्मत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बीजेपी का मैनिफेस्टो आएगा, संकल्प पत्र आएगा तो उस पर भी डिबेट करेंगे। आज कांग्रेस का है, कांग्रेस पर बात कर लेते हैं। मैं बेटी हूँ, जी मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आया कोई? दिल्ली का द्वारका रोड, प्रेम इतना कुमार बड़ा जी, घोटाला, दिल्ली का प्रेम कुमार, द्वारका रोड, दीपक जी आ रहा हूं। इतना बड़ा प्रेम कुमार घोटाला। जी, आप उसको प्रेम विकास कुमार कहते जी हैं, उसको विकास कहते हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में अरे 33% आदरणीय महिला विशाल आरक्षण। जी। प्रेम कुमार जी को स्क्रीन पर लाइए और दीपक जी को लेकर आइए। 2025 के विधानसभा चुनाव में 33% महिला आरक्षण, 10% EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये दोनों लगभग अभी चल रहे हैं। 33% महिला आरक्षण वाला भी मामला दे दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और 10% EWS आरक्षण भी चल रहा है जो कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो इसमें क्या कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जो बीजेपी के संकल्प पत्र से प्रभावित है? प्रेम कुमार जी, देखिए, इसमें महिला आरक्षण की जो बात की गई है रिप्रेजेंटेशन में, इसको उठा करके दरअसल ऑपोजिशन ये बताना चाहता है कि जो संसद में पारित विधेयक है ये महिलाओं के साथ धोखा है और वो कब लागू होगा ये किसी को नहीं पता है और हम इसको लागू करेंगे। ये एक पॉलिटिकल बात है जो विपक्ष रखना चाहता है। नहीं, दूसरी संसद बात, से आप पास हुई कोई थोड़ा चीज सा धोखा कैसे हो थोड़े से सकती है? पहले ये नहीं, जो लागू होने की जिसकी तारीख ही नहीं है, अच्छा, तो वो फिर तो चीटिंग है ना। आप लागू कर देते ना, संसद आपके हाथ में थी, क्यों नहीं लागू कर दिया इसको? 2029 और उसके बाद क्यों लागू होगा ये? इसीलिए धोखा है। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे थे ना कि अब एक विरोधाभास है आरक्षण को लेकर के और जनगणना, जातीय जनगणना को लेके। जो लोग रिजर्वेशन को जातिवाद से जोड़ते हैं वो जरूर ऐसा कहेंगे। आरक्षण देना जातिवाद फैलाना नहीं है, जातीय सर्वेक्षण करना जातिवाद फैलाना नहीं है। इसीलिए जाति धर्म से ऊपर उठकर बोलने की बात इन दोनों बातों से कंट्राडिक्ट नहीं करती है। ये बात स्पष्ट करने की जरूरत है। हाँ, जिनको लगता है कि आरक्षण जातिवाद फैलाता है वो ऐसा कह सकते हैं। नहीं, जातिगत जनगणना की बात और जाति धर्म से ऊपर उठकर देश के लिए सोचने की बात तो कॉन्ट्राडिक्टरी है ही। आप एक तरफ जातिगत जाति के हिसाब से, मतलब जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी की बात है, फिर आप कहते हैं कि भाई जाति धर्म से ऊपर उठकर आप देश के बारे में सोचें और देश के लिए वोट करें। ये कैसे हो सकता है? प्रेम कुमार जी, जाति धर्म आप से उसको ऊपर काउंटर कर रहे हैं, देश के बारे में सोचना है जी। तो इस ये कहीं से कंट्राडिक्टरी नहीं है। ये इसलिए बात उठाई जा रही कि इतने साल बाद भी अब बड़ी आबादी जो कि वंचित है लेकिन उसका नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं है। आखिर कौन सा कारण? हमें ढूंढना तो पड़ेगा। तो इसको ठीक करने का क्या तरीका है? तत्काल उन्होंने जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी का नारा दिया है, किसी को और अच्छा सॉल्यूशन दिखेगा तो वो लेकर आएंगे। नहीं, और ये बात जो लिखी गई जांच एजेंसी की बेलगाम शक्ति, क्या जांच एजेंसी के पास बेलगाम शक्ति आज की तारीख में? बेलगाम शक्ति तो है। अरविंद केजरीवाल जी के मामले में ईडी ने जो बहस किया उसने तो कहा कि सेक्शन 45 का जो है पीएमएलए का, उसके तहत, हाँ, उसके तहत वही प्रोटेक्शन, उसके तहत यहाँ बेल नहीं मिलती है, इसलिए मत दीजिए। बाकी कोई तर्क नहीं था ईडी के पास। तो बेलगाम इसे लेकर कानून लाने की भी बात की जा रही है। मैं इसे ही समझना चाह रहा हूँ। दीपक कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मुकेश त्यागी जी। इसी मुद्दे को लेकर मैं आपके पास आ रहा हूँ। दीपक जी प्लीज। देखिए, समाजवादियों का नारा था कि मैं मुकेश त्यागी जी प्लीज वेट की जगह आ रहा हूं आपके पास। पहले दीपक जी को बोल लेने दीजिए। दीपक जी, ओके। देखिए विवेक जी, समाजवादियों का नारा रहा है कि सोशलिस्टों ने बांदी घाट पिछड़े पावे 100 में 60। महिला आरक्षण बिल जो लेकर के आए, विमेन रिजर्वेशन बिल जो लेकर के आए, ये उसी तरीके से इन्होंने एक टेबल पर जो है प्लेट में इन्होंने लड्डू तो सजा करके रख दिया, लेकिन हमारी बहनों से, माताओं बहनों से कहा नहीं अभी खाना नहीं है, जब हम बताएंगे तब खाना है। अरे भाई, ओबीसी कैटेगरी को क्यों नहीं आप उसमें शामिल कर रहे हो? ओबीसी कैटेगरी को आप क्यों नहीं उसमें शामिल कर रहे हैं?
और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के लिए कह रहे थे, आज इनको लालू प्रसाद यादव जी इनको चोर नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो झुके नहीं, वो टूटे नहीं, ईडी सीबीआई से वो डरे नहीं। जो ईडी सीबीआई से डर गया, झुक गया, अजीत पवार अब पूरी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। मैं अगर हमें लगता है बताने लगूंगा जिनको भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपने वहां ज्वाइन कर लिया, तो आपकी डिबेट आज की नहीं कल की डिबेट भी आपकी खत्म हो जाएगी। वो इनके लिए शाह हो गए, और वो टूटे नहीं, झुके नहीं, तो वो इनके लिए चोर है। देखिए, मैं एक चीज में आप बड़ी उससे बताना चाह रहा हूं कि भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत से हमारे आदरणीय मिश्रा जी ने कहा कि 303 तब था और अभी 2014 में था, उससे ज्यादा बढ़ करके 2019। देखिए, हम हिंदुस्तानियों की भारतीय जनता पार्टी जो एडवर्टीजमेंट में और ब्रांडिंग में बड़ी माहिर है। और हम लोग जब हम लोग टीवी पे ऐड देखते हैं ना, हम लोग जब ऐड देखते हैं कि हम लोग कोलगेट लगाएंगे तो हमारे दांत जो है वो मोती जैसे चमक जाएंगे, फेयर एंड लवली लगाएंगे तो हम 2-4-6 महीने में बिल्कुल एकदम गोरे हो जाएंगे, और जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं ना 1 से 2 बार, तो कम से तो पहले से ज्यादा बदतर, उससे भी ज्यादा हमारा दांत खराब हो गया, चेहरा तुम्हारा उससे ज्यादा खराब हो गया। आज कमोवेश वही स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। आज 370 की बार बार ये बात कर रहे हैं। अरे 370 हट करके अगर वहां विवेक जी अमन चैन कायम हो गया है, तो फिर जम्मू दीपक भाई चुनाव साथ में क्यों नहीं कराया इन्होंने? मोदी को देखिए, मैंने मैनिफेस्टो के एक एक पॉइंट को पढ़ के बताया, मैंने अपने मन से कुछ जोड़ा नहीं। मैनिफेस्टो में जो लिखा हुआ है पढ़ के बता रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं। मैनिफेस्टो को पढ़ के कहीं ना कहीं ऐसा परिलक्षित होता है कि मोदी सरकार को रोकने वाला मैनिफेस्टो घोषणा पत्र नजर आता है। अब एक और पॉइंट में उठाना चाहूंगा, 24 नंबर का पॉइंट, 24 नंबर पेज का पॉइंट। न्यायपालिका के बारे में यह लिखा गया है कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा एनडीए सरकार के कुशासन, कानून को शस्त्र बनाकर उपयोग करने, कानून की ओट में ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और कार्यकारी शक्तियों के दुरुपयोग के कारण लोग न्यायपालिका को लोकतंत्र विरोधी कार्यों और अधिनायकवाद के खिलाफ अंतिम उपाय के रूप में देखने लगे हैं। एक स्वतंत्र न्यायपालिका ही भारत के संविधान को कायम रख सकती है। तो जो एलिगेशन आप लोगों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से लगाया जाता है, वो उन सारी एलिगेशंस का ख्याल मुझे लगता है इस न्याय पत्र में है। शायद इसलिए इसे न्याय पत्र 2024 का नाम दिया गया। दीपक जी आपका जवाब, फिर मैं विशाल जी आपके पास आ रहा हूं, फिर मुकेश जी आपके पास। विवेक जी अभी चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ वाला हाल अभी सबने देखा, पूरी देश दुनिया ने देखा। और जब ईडी के डायरेक्टर आदरणीय संजय मिश्रा जी थे, एक बार उनको आपने एक्सटेंशन दिया, दोबारा आपने एक्सटेंशन दिया, तिबारा उनको एक्सटेंशन देने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट क्यों भाग गए? अरे ईडी जो होता, ईडी का डायरेक्टर जो आता वो काम करता नहीं, तो क्या न्यायपालिका से भरोसा उठा है? वित्त मंत्रालय के अधीन नहीं, क्या न्यायपालिका से भरोसा उठा, ये कह रहे हैं आप लोग? न्यायपालिका पर ही तो विश्वास है। न्यायपालिका ने तो उनको एक्सटेंशन नहीं दिया, न्यायपालिका ने तो वहां पर जो है पुनर्गिनती कराई चंडीगढ़ में। फिर कांग्रेस को प्रॉमिस क्यों करना पड़ रहा है? दीपक भाई, टीना जी मैं आ रहा हूं इस सवाल को लेकर कि कांग्रेस न्यायपालिका की स्वतंत्रता को दृढ़ता से बरकरार रखेगी। देखिए विवेक भाई लेट मी कंक्लूड। कई बार ऐसा होता है कि न्यायपालिका को गुमराह करती है, और पिछले देखिए विवेक जी कई बार जो है, जो आज 10 साल से सरकार चल रही है, इसने माननीय न्यायालय को भी गुमराह। अब संजय सिंह जी का जीता जागता उदाहरण है, जब साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाए, भाई 2 करोड़ रुपए का अब उनके ऊपर आरोप लगा रहे हो, न जांच में कहीं मिल रहा है, ना अकाउंट में उनके मिल रहा है, ना कहीं पैसा बरामद कर पा रहे हो। आप 6 महीने से आपने उनको जेल में डाल रखा था। ठीक है, देखिए बीजेपी को इससे चिंता नहीं है कि सजा हो ना हो। बीजेपी ये चाहती है कि ये लोग खुल करके प्रचार ना कर पाए, ये डरे रहें, सहमे रहें। लेकिन इंडिया ब्लॉक के लोग डरने सहने वाले नहीं है। आज की तारीख में इंडिया ब्लॉक के लोग जवाब, फिर मैं हिंदुस्तान की महान जनता की आवाज बन करके जा रहे हैं। ठीक है मुकेश जी। सबसे पहला विरोधाभास ये है कि संजय सिंह की जब जमानत हुई तो सब लोगों ने कहा विक्ट्री सेलिब्रेशन निकाला, लेकिन जब सतेज जैन को और केजरीवाल जी की जमानत लगातार रिजेक्ट होती रही तो ये तब उसकी तारीफ नहीं करते, तब ये भारतीय जनता पार्टी को दोषारोपण करते हैं कि उनके माध्यम से इनको अरेस्ट किया जा रहा है। अरे यहाँ तो आप कह दीजिए जुडिशियल प्रक्रिया स्वच्छंद है, वहां पर स्वतंत्र रूप से, तो अगर वो बेल उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है कोर्ट के माध्यम से, तो आप उसका उनके 6 महीने का हिसाब देंगे आप? उनके 6 महीने का हिसाब देंगे आप 6 महीने का हिसाब देंगे उनका? 6 महीना आपने उनको जेल में, आप देंगे 6 महीने का हिसाब? अरे दीपक जी एक मिनट बोल रहे प्लीज, आप बोले मेरे बड़े भाई, मेरे भाई हमें कुछ नहीं बोलना है। 2024 में 4 जून को हिंदुस्तान की महान जनता को एनडीए से मिलेगा सुकून। 4 जून एनडीए की महान जनता को मिलेगा सुकून। दीपक रंजन जी सुन लेते हैं, सारे चीजों की जांच होगी। ठीक है, दीपक रंजन जी सुन लेते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर दीपक रंजन जी सुन लेते हैं,
और सुनने का दीपक रंजन जी सुन लेते हैं थोड़ा सा, प्लीज उनका आंसर आने लीजिए। मुकेश त्यागी जी और टीना जी को स्क्रीन पर लेकर आइए जी। जो सरकार अपना चलाए वो 2000 का बोले जा रहे हैं, वो सरकार क्या चलाएगी, वो ठीक सरकार है, क्या संभालेगी? मुकेश जी को और टीना जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। दीपक जी थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, मैं वापस आपके पास आ रहा हूँ अपने खुद का जल्दी से। चलाए हाँ, वोट, 2000 मुकेश त्यागी जी वोट पूरा नहीं कीजिए। चला ठीक मणिपुर है। संभालने का देश जी, संभालेंगे। जी मैं बोलिए फिर देखिए बोले जा रहे हैं, बोलिए आप विवेक बोलिए। जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग जो है स्टूडियो में आकर के लंबे लंबे भाषण देते हैं। ये कहते हैं कि अजीत पवार हमारे में चक्की पीसिंग हमारे वॉशिंग पाउडर लगा करके धुल जाते हैं। अरे आप क्या करते हैं, निष्क्रिय पड़े रहते हैं आप लोग। कोर्ट का दरवाजा कह रहे हैं आप तो अपने खटखटाते नहीं है ये लोग, और स्टूडियो में आकर के लंबे लंबे भाषण देते हैं ये लोग। और इनके यहाँ ही भ्रष्टाचारी पले हुए थे, और अगर भ्रष्टाचारी आज हमारे आए हैं तो हो सकता है उनका मन परिवर्तन हो गया हो, उनको एक नैतिक दिशा मिल गई हो, जो भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को देती है कि आप आइए, हम आपके जो अब तक आपने जो पाप किए प्रायश्चित करने का समय आ गया है। क्योंकि आप लोगों ने पाप की काली कोठरी में उन लोगों को कलंकित करते रहे, और किस लिए? उनको भी पैसे चाहिए, कांग्रेस को भी पैसे चाहिए, जाइए हमारे लिए पैसा निकाल के ले आइए। तो ये जो अभी इस बात की आप लोग कोर्ट में जाते नहीं है, ये लोग यहाँ आकर के स्टूडियो में बोलते रहते हैं लगातार। अगर आपको कोई दिक्कत है आप कोर्ट जाइए, या तो कोर्ट को भी कॉम्प्रोमाइज कहते हैं लगातार। राहुल गांधी ने यूएस और यूके में जाकर के किस प्रकार से हमारी भारत की डेमोक्रेसी को बदनाम किया है वो आपको पता ही है। आप एंटी नेशन बात करते हैं, फिर आप कहते हैं कि साहब मोहब्बत नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान। आपने क्या बोला यूके में, क्या बोला यूएस में? वहां पे आप जॉर्ज सोरोस और तमाम सैम पिट्रोडा ऐसे इंडिया के जो लोग हैं जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान में जाके मणिशंकर रैया के जाकर के कहते हैं कि सरकार को उखाड़ फेंको, पाकिस्तान के पास जाकर के कहते हैं। तो क्या आप लोगों का नैतिक स्तर क्या है? ठीक है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। ठीक है, टीना जी कुछ कहना चाह रही। टीना जी, वो न्यायपालिका वाला जो सवाल मैं आपसे पूछा था उसका उस पर भी जवाब दीजिएगा, जिस पर जी उस पर भी आंसर कीजिएगा जी। देखिए, आपको भी याद होगा कि किस तरीके से 4 जज बाहर निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। आप बताइए कि कौन कह रहा है? ये देश के जजेस, और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि जज बाहर निकलकर ऐसा कह रहे हैं। और जो संविधान को बार-बार इनके खुद के मंत्री अनंत हेगड़े खुद कहते हैं कि हम बहुमत मेजोरिटी में इसलिए आना चाहते ताकि संविधान को बदले। आप बताइए कब देश के प्रधानमंत्री ने उनको हड़काया और कहा हो कि संविधान के खिलाफ मत बोलिए? इन्हीं के आर्थिक सलाहकार परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो क्या लिखते हैं, आर्टिकल लिख देते हैं संविधान को खत्म करने के लिए। आप बताइए, एक रिजर्वेशन और संविधान को खत्म करने के लिए कौन बात कर रहा है? देश के प्रमुख आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बात कर रहे हैं। कब हटाया उनको? लेकिन मोदी जी खुद, मुझे लगता है कि अपने मुंह से नहीं कहते तो कहलवाते हैं अपने मंत्रियों से, अपने अध्यक्षों से लगातार। लेकिन आज आप देखिए कि हालत ऐसी हो गए हैं कि चाहे वो जजेस हो, चाहे वो वकील हो, लगातार आपने भी देखा कि किस तरीके से पत्र लिख रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र, अभी हम बार बार, हमारे अध्यक्ष साहब बिल्कुल सही कहते हैं, इस देश को आप रशिया बनाना चाहते हैं। इन्होंने 10 साल में इस देश की हालत ऐसी कर दी है, यहाँ पत्रकार कुछ बोल दे तुरंत जेल में कर दे। अगर इनकी चाटुकारिता करते रहे तो पत्रकारों को भी ठीक से रखते हैं, अदरवाइज तो आप देखिए पत्रकारों की भी किस तरीके से न्यूज लॉन्ड्री और तमाम मीडिया के लिए भी आप लोगों ने कुछ वादा किया, वो मैं पढ़ूंगा, लास्ट में पढ़ूंगा। टीना जी, आप लोगों ने मीडिया के लिए भी कुछ प्रॉमिसेस किए, वो मैं पढ़ूंगा। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देख लीजिए उठाकर, क्या हालत हो गई है। आप तो मीडिया को भी इन्होंने एकदम टेप बांध दी है, मीडिया पर भी सारी संवैधानिक संस्थाओं को अपने चंगुल में ले लिया, और फिर कह रहे हैं हम 400 पार। अरे साहब, आपके तो 200 के भी लाले पड़ रहे हैं, आप 400 पार का नारा दे रहे हैं जी। आप लोग कहते हैं चुनाव आयोग भी रिग्ड है, कोर्ट एंड जुडिशरी सिस्टम भी प्रभावित है। आप लोग कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन, जांच एजेंसियां, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां सभी रिग्ड हैं। तो क्या पूरा मामला ही चौपट हो चुका है, खत्म हो चुका है आप लोगों के हिसाब से? देखिए विवेक जी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं कि सेना का जहाज लेकर प्रचार कर रहे हैं। क्यों साहब? आप बीजेपी के घर से पैसा जा रहा है या उनके घर से पैसा जा रहा है? जब चुनाव आयोग, अब वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ केयर टेकर है आप सरकार के, फिर वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं चुनाव आयोग? क्यों नहीं भेजा नोटिस? राहुल गांधी जी अगर ऐसा कर देते तो तुरंत नोटिस भेज देते। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री को नोटिस कब भेजा चुनाव आयोग? जब तक नए प्रधानमंत्री नहीं आ जाते तब तक ऑफिशियली प्रधानमंत्री तो है। नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ केयर टेकर है, वो केयर टेकर है। चुनाव आयोग के हाथ में है सब कुछ। नहीं, चुनाव आयोग पावर सारे चुनाव आयोग के पास है, लेकिन प्रधानमंत्री तो मोदी ही है, ये बात भी तो सही है।
वो नहीं, ये कोई सही नहीं है। आचार संहिता लगी हुई है, वो सिर्फ केयर टेकर है, उनको ये बात समझ में आ जानी चाहिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। या तो आप बताइए कि इस बात का ब्यौरा दे कि वो पैसा किस बीजेपी के पैसा खर्च हो रहा है। वो तो जनता का पैसा खर्च कर रहे हैं ना, सेना का पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? और यही मुकेश त्यागी कुछ कहना चाह रहे हो? विशाल मिश्रा जी आपके पास आओ। मुकेश त्यागी जी कुछ पूछना चाह रहे हो? मुकेश त्यागी जी, संसाधन नहीं है, उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। हम चुनाव के लिए हमारे पास एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा नहीं बचा। हम एडवर्टाइजमेंट अखबार में देना चाहे तो अखबार में एडवर्टाइजमेंट नहीं छपते। हमारे अकाउंट क्यों फ्रीज किए गए बताइए? जल्दी से एक फ्रीज कर दिया। लास्ट आप देखिए कि जब चुनाव आयोग के मुहाने हम चुनाव के एक करके रिएक्शन तब आप चाहते हैं कि विशाल मिश्रा जी जल्दी से इस सवाल पर जवाब। विशाल मिश्रा जी जल्दी से, उसके बाद प्रेम कुमार जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी के पास आऊंगा। विशाल मिश्रा जी को लेकर आइए। विशाल मिश्रा जी प्लीज जी। ठीक, टीना जी आपके लिए एक सवाल है मेरे पास, मैं पूछूंगा आपसे। देखिए विवेक जी, मैं बहुत ही विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि किस संविधान के अनुच्छेद के तहत मोदी जी से पूछिए ना, मोदी जी से पूछिए सरकार में कौन बैठा है? अरे 10 साल सत्ता की मलाई किसने चाटी? सत्ता की मलाई किसने चाटी? आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? टीना जी एक करके आपने सवाल पूछे, काउंटर ले लेते हैं, उसके बाद में प्रेम कुमार जी के पास जाऊंगा। विशाल जी प्रेम कुमार जी को स्क्रीन पर लेकर आइए जी। ठीक है, एक करके टीना जी एक करके विवेक जी, let me complete first. हाँ, बोलिए। You have asked a question to me, so I am answerable to you. बोलिए सर, बोलिए। उत्तर दे रहा हूँ ये सर, बोलिए। इस विधान के अनुच्छेद 224 के तहत केयर टेकर पीएम के चुनाव का प्रावधान है। तो क्या वर्तमान में अनुच्छेद 224 के तहत, अब देखिए किस तरीके से तोड़ मोड़ के पेश किया जाता है। केयर टेकर पीएम कब होते हैं उसकी एक अलग कंडीशंस होती है। चुनाव चल रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इन सब के बावजूद भी वो अभी भी नए संसद के चुनाव होने तक, नए प्रधानमंत्री चुनने तक, पुनः शपथ लेने तक वो प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और वो उन्हीं का उपयोग करेंगे जो उनको प्रदत्त है जी। ठीक है, प्रेम कुमार जी छोड़ा जा रहा है। ठीक है, पीएम है। ठीक है, प्रेम कुमार जी देखिए ये मसला इस संदर्भ में आया कि वो सेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के दौरान कर रहे हैं। आप ही बता दीजिए, तो क्या वो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। तो इस पर बात करने के बजाय केयर टेकर है नहीं है, इस पर बात करने की आवश्यकता नहीं है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हो रहा है, चुनाव आयोग चुप है। ठीक है, टीना जी एक आखिरी सवाल, अगर ये तस्वीर आप देख पा रही होंगी, ये पेज नंबर 1 है, पेज नंबर कवर पेज है। कवर पेज में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं। आप लोगों ने कवर पेज देखिएगा, कवर पेज जहां पर न्यायपत्र 2024 लिखा हुआ है और इसमें राहुल गांधी जी भी हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के इक्वल में। तो ये तस्वीर थोड़ी समझ नहीं आई जब आप प्रधानमंत्री के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जो भी उनको जो वो यूज कर रहे हैं या फिर जो इस्तेमाल कर उसको लेकर सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी फ्रंट पेज पर किस पोजीशन को लेकर यहां पर हैं वो? क्या आपको ये जानकारी नहीं है कि वो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं? नहीं, पूर्व क्यों नहीं होंगे वो फ्रंट तो पेज मल्लिकार्जुन खड़गे के इक्वल होंगे। पूर्व अध्यक्ष रहे हैं या नहीं रहे? हाँ है, बिल्कुल है, बिल्कुल होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्यों तस्वीर नहीं कर सकते? देखिए अब ये चुनाव घोषणा पत्र हमारा घोषणा पत्र है, बीजेपी का थोड़ी ना। बीजेपी से पूछ के या मीडिया से पूछ के थोड़ी ना लिखेंगे। अब नहीं पूछ के नहीं लिखेंगे। पूर्व अध्यक्ष तो और ये न्याय की पूर्व अध्यक्ष तो माननीय सोनिया गांधी जी भी बना रही है। पूर्व अध्यक्ष तो माननीय सोनिया गांधी जी भी हैं। चलिए खैर, ये पार्टी का अपना फैसला है। मैं बस क्वेश्चन पूछ रहा था, ये किसी भी पार्टी का निजी फैसला है और ये पार्टी के ऊपर होना चाहिए। मैं एक क्लियर भी कर देना चाहता हूँ, ये सवाल चूंकि मेरे पास आया था तो मुझे लोग पूछ रहे थे मेरे सोशल मीडिया पर, तो मैंने पूछा। मुकेश त्यागी जी माफ कीजिएगा, समय सीमित। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो पर लोग भरोसा करेंगे और कांग्रेस को प्रचंड बहुमत दिलाएंगे कांग्रेस के लिहाज से जो कांग्रेस उम्मीद कर रही है। लेकिन क्या 2019 की तरह कांग्रेस को एक बार फिर से सेटबैक हासिल होगा या इस मैनिफेस्टो पर कांग्रेस को इस बार झोली भर भर के वोट मिलेंगे? 4 जून को पता चलेगा जब सबसे तेज नतीजे इंडिया डेली पर आएंगे और दिन भर हम आपको सबसे फास्ट नतीजे दिखाएंगे। वक्त एक ब्रेक का।